दोस्तों जल्द से जल्द आप अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इकाई 1 के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जो कल की एग्ज़ाम में आपके 100% दोस्तों इन्हीं में से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकी हम बात करेंगे, इकाई 1 की इस वीडियो में बात करेंगे। और सारे वीडियोज़ भी दोस्तों जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। इकाई 1 का दोस्तों यहाँ पे नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। 5 नंबर का दोस्तों यहाँ पे आपका यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, यानी कि छोटे प्रश्न आएंगे यहाँ पे। मल्टीपल चॉइस के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से बनने होंगे। तो उनमें दोस्तों हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण में सौंदर्य के कौन कौन से पहलू शामिल किए जा सकते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भाषा शिक्षण में विषय वस्तु में निहित सौंदर्य, भाषा सौंदर्य तथा विद्यागत सौंदर्य, भाषा सौंदर्य और विद्यागत सौंदर्य आदि को शामिल किया जाता है। 3 सौंदर्य यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की अलग अलग विधाएं कौन सी है। तो अभिव्यक्ति की अलग विधाएं हैं कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, जीवनी आदि हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम क्या है। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है हिंदी की विविध विधाओं को पढ़कर समझना है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य चेतना भाषा का कैसा संस्कार है। तो सौंदर्य चेतना भाषा का एक ऐसा संस्कार है जो पाठक श्रोता को अपने परिवेश से जोड़ता है। परिवेश से यानी कि आसपास के वातावरण से अपने आसपास बिखरे जीवन सौंदर्य के सूक्ष्म अवलोकन व उसे अपने अनुभवों का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, पद्य शिक्षण में कौन कौन से रसों की अनुभूति हो सकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। डीएलएड 2017 में आया है, तो इस बार आने के पूरे चांसेस दोस्तों इस प्रश्न के हैं कि वीर, अद्भुत और हास्य, करुण, विभत्स, श्रृंगार एवं शांत रसों की अनुभूति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है पद्य शिक्षण में। और गद्य शिक्षण का सौंदर्य विधान किससे प्रकट होता है। तो गद्य शिक्षण का सौंदर्य विधान है जो अपनी भाषागत कलात्मकता, भावगत समृद्धता तथा संप्रेषण की सार्थकता से प्रकट यहाँ पे होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, साहित्य के पठन पाठन से विद्यार्थी को क्या लाभ होते हैं। तो साहित्य के पठन पाठन से विद्यार्थी जहाँ हजारों नए शब्दों व उनके अर्थ से परिचित होता है, वहीं ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर भाषा का जटिल संरचनाओं से परिचित होकर उनके उचित प्रयोग की ओर तथा मौलिक लेखन की ओर उन्मुख होता है। अगला छोटा प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट, मानवीय सभ्यता के विकास में पीछे किसका महत्वपूर्ण अवदान है। मानवीय सभ्यता के विकास के पीछे, तो मानवीय सभ्यता के विकास के पीछे साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य में कई ऐसे वीर हुए हैं जो सभ्यता को बनाने में, विकास करने में काफ़ी उन्होंने योगदान यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा क्या है। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की समझ है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। तो महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा का ये अर्थ है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, भाषा के साध्य पक्ष से क्या तात्पर्य है। तो भाषा के साध्य पक्ष का तात्पर्य उसके उपयोग की व्यावहारिक योग्यता है। यह योग्यता भाषीय कौशल है जिसको हम पढ़ने, सुनने, बोलने व लिखने की क्षमता के रूप में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन क्रियाओं का नाम श्रवण है। श्रवण यानी कि सुनना, तो शब्द का सुनना, अर्थ ग्रहण करना, सही व गलत का फैसला करना, तदनुरूप आचरण करना आदि क्रियाओं का नाम श्रवण है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये इजी प्रश्न क्यों लिए हैं आपने। तो ये दोस्तों प्रश्न सारे इजी ही हैं, बस आपको उनमें लिखने का तरीका आपको सीखना है कि किस प्रकार से हमें जो प्रश्न का उत्तर आते हुए भी किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से हमें उस प्रश्न का आंसर वहाँ पे देना है। तो अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक कौशल क्या है। तो भाषा का प्राथमिक कौशल है दूसरों द्वारा कही गई सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना तथा भाषा का प्राथमिक कौशल है दूसरों द्वारा कही गई सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जैसे मैं आपके लिए जो क्वेश्चन सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और आप इनको याद कर रहे हो और फिर कल आप एग्जाम में इनके आंसर दे दोगे, तो ये प्राथमिक कौशल है। इसमें वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, आकाशवाणी आदि माध्यमों से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात है, बलाघात व आरोह अवरोह के अनुसार तथा प्रसंगानुकूल भाव अर्थ को ग्रहण करना अपेक्षित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, श्रवण कौशल की दक्षताएं बताइए। सुनी हुई बातों से भावों, विचारों व तथ्यों की पहचान, विश्लेषण, समेकन व उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित कर पाना श्रवण कौशल की दक्षताएं हैं। अगला प्रश्न है, सुनने का कौशल किससे परिपक्व होता है। तो सुनने का कौशल जो है, श्रुत सामग्री में व्यक्त विचारों, भावों व तथ्यों की तुलना,
सारांश ग्रहण व केंद्रीय भाव की जो पहचान है उसको सुनने का कौशल परिपक्व होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी की भावी शिक्षा किस पर आधारित होती है। तो भावी शिक्षा जो है उसकी श्रवण की क्षमता पर आधारित होता है, वह किस प्रकार से सुनता है और जो सुने हुआ है तो उसको किस प्रकार से समझ पाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ हम यहाँ पे लेंगे तो बोलना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा की वह ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है। अपने भावों व विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का कौशल मौखिक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति का दोस्तों हमने एक पूरा यूनिट जो है फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मौखिक अभिव्यक्ति की सफलता किस में निहित होती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की जो सफलता है संप्रेषण में निहित होती है। औपचारिक अवसर हो चाहे अनौपचारिक, वक्ता अपनी बात को सही रूप से श्रोता तक पहुंच पाना सफल संप्रेषण है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, अनुवाद का क्या महत्व है। अनुवाद जो हम करते हैं कि किसी लाइन का है, उसे अनुवाद हमें जो व्यक्त करना है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तो उसका क्या महत्व होता है। तो विदेशी व भारतीय भाषाओं के साहित्य की समृद्ध धाती से परिचित होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद सेतु का काम करता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद जो है सेतु यानी कि पुल का काम करता है, दो अलग भाषाओं को समझने का कार्य है। सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है। इस लिहाज से अनुवाद करने का सामर्थ्य भी भाषा शिक्षण का एक जरूरी उद्देश्य माना जा सकता है, ताकि हम एक रचना के रंग और खुशबू को दूसरी भाषा में यथारूप व्यक्त कर सकें। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, लघुतरात्मक भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो सार्वजनिक जीवन में संपर्क के वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना। दूसरा है उद्देश्य यहाँ पे स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभवों को से जुड़ना और उसके परिक्षेप्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की समझ की क्षमता का विकास करना। सारी दोस्तों इजी लैंग्वेज है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको अधिकतर जो प्रश्न है, आपका सारे जो डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तीसरा नंबर पे प्रश्न है, रचना के तत्वों को समझना व शब्दकोश, साहित्यकोश आदि देखने का कौशल विकसित करना। चौथा उद्देश्य है यहाँ पे, पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य श्रव्य सामग्रियों, समाचार पत्र, फिल्म, धारावाहिक आदि के निहितार्थ, सरोकारों व शिल्पगत पक्षों की पहचान करना। पांचवा उद्देश्य है, पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंत्याक्षरी और प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्य जो सहगामी क्रियाकलापों के आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बनाना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, विद्यार्थी का जो भाषा बोध है और साहित्यिक बोध है किस तरह सीमा तक विकसित होना चाहिए। तर्क सहित उत्तर आपको स्पष्ट करना है। तो विद्यार्थी का भाषा बोध और साहित्यिक बोध इस सीमा तक विकसित हो जाए कि उसमें किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। वह पाठ्यपुस्तकों की परिधि से बाहर भी किसी रचना से जुड़कर उस पर भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया कर सके। वह तरह तरह के औपचारिक व अनौपचारिक विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूपों से परिचित हो और उसका प्रयोग कर सके। वह संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न किस्म की शैलियों से परिचित हो सके। विद्यार्थियों को भाषा की ताकत का एहसास हो। वह इस बात को समझ सके कि भाषा के माध्यम से हम केवल संप्रेषण ही नहीं करते, उसे सुंदर, प्रभावशाली और जो व्यंजनात्मक और पैने ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हमें लिखने हैं। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर है, आमतौर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं। तो पहला उद्देश्य है ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। दूसरा है शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। तीसरा है ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। चौथा है शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण करना। पहला तो है उच्चारण को समझना, ध्वनि रूपों के उच्चारण को समझना और शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। और फिर अगला आ जाता है ध्वनि रूपों के जो शुद्ध उच्चारण को करना और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। अगला है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना और शब्द पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। छठा है, सातवां है यहाँ पे वर्गों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना। सुंदर लिखावट, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना। नौवां यहाँ पे है वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना और 10वां यहाँ पे है व्याकरण का सटीक उपयोग। और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास करना भी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा चांस बन रहे हैं इस प्रश्न के इस बार आने की। तो अभिव्यक्ति परक उद्देश्य के कोई 5 व्यवहारगत आपको परिवर्तन लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग कर सकेगा। दूसरा है अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिख सकेगा तथा शुद्ध वाक्यों का गठन कर सकेगा। तीसरा नंबर पे है उचित विराम चिन्हादि तथा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख सकेगा, त्रुटियां कम होंगी। वह भाषा में सौंदर्य ला सकेगा, सुंदर उसकी लिखावट होगी। पांचवा है प्रसंगानुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन कर क्रमबद्धता बनाए रख सकेगा। क्रमबद्ध यानी कि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, गड़बड़ाहट उसमें नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों 100% इससे टॉपिक से आपके हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया जाता, यानी कि NCF 2005 के बारे में हमें जानकारी देना है। इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो भी आप इस आंसर को यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि NCF 2005 के बारे में सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में देखा गया है। रोजमर्रा का अनुभव यह बताता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले अधिकांश बच्चे सैकड़ों शब्दों के साथ भाषा की जटिलताओं व नियमों से परिचित हो चुके होते हैं। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं प्रैक्टिस से, धीरे धीरे अभ्यास से। मसलन राजस्थान प्रदेश के बच्चे स्कूल तक आते आते राजस्थानी व हिंदी के प्रयोग की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि जिस हिंदी को हम बरत रहे हैं वह एक तरफ शास्त्रीय भाषा संस्कृत की परंपरा से विकसित हुई है। सभी जो भाषाएं हैं हमारी संस्कृत से ही जन्मी हैं, वही जनपदीय भाषाओं से भी ऊर्जा ग्रहण कर रही है। जनपदीय भाषा जो है आसपास की और भाषाएं राजस्थानी वगैरह, तो उनसे भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा मिलाप हिंदी में हमें देखने को मिलता है। बच्चे की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। इसके बरअक्स यानी कि उसके विपरीत उसकी सहज समझ व अपने घर परिवार आस पड़ोस से अर्जित भाषा को आधार बनाकर हम उसे अपने परिवेश से सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि भाषा अपने आप में एक स्मृति कोश का भी काम करती है, इसलिए इसमें विरासत में मिले संकेतों के साथ स्वयं के द्वारा विकसित संकेत शामिल होते हैं। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा और दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इसके लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं में सतत विकास शिक्षा को समृद्ध किया जा सके। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका माध्यम मातृभाषा ही क्यों रखना चाहिए। हम दोस्तों हर बार हमें सिखाया जाता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, बच्चे की जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में ही रखा जाना चाहिए क्योंकि वह अच्छी तरह से समझता है। तो वो क्यों उसमें रखा जाना चाहिए, तर्क सहित आपको इसमें स्पष्ट करना है। ज़्यादा इस क्वेश्चन के दोस्तों चांस बन रहे हैं इस बार आने के। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए क्योंकि मातृभाषा में विद्यार्थी की गति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। इस विषय पर शिक्षा शास्त्री एकमत हैं कि बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा में मौलिक सोच व अभिव्यक्ति सहज होती है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इस बात को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है। इस संबंध में महात्मा गांधी जी का कथन है कि इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं है कि जिन लोगों के हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम है वे केवल निश्चय कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मातृभाषा मनुष्य के विकास के लिए ही स्वाभाविक है, जितना छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध। जिस तरह से जो मातृभाषा है बच्चों के विकास में सहायक है, उसी तरह से माँ का दूध की तरह ही जो है मातृभाषा है वो सहायक है। और कुछ हो भी कैसे सकता है, बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है। इसलिए मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर दूसरी कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ। तो बस दोस्तों यार, इस यूनिट से आपको इतने ही प्रश्न सारे जो कलेक्ट करने हैं, सारे कंटेस्ट आप इनको याद कर लें, वीडियो एक बार नहीं दोबारा देख लें। और सारे जो हैं जिनको वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सब वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। इनकी PDF दोस्तों हम टेलीग्राम पर नहीं डाल सकते कॉपीराइट इशूज़ की वजह से। चैनल पर भी दोस्तों मैं नहीं डालना चाह रहा था, बट आपकी काफ़ी डिमांड की वजह से मुझे ये वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो इनकी PDF के लिए दोस्तों आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भी कहीं भी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट में।